Hey students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के जो नियम थे जेनेटिक्स में, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। मेंडल के लॉज को हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानेंगे। जॉन मेंडल जो हैं वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। मॉन्क मीन्स पादरी होता है, जो चर्च में काम करते हैं। इनका जन्म जो है चेक गणराज्य में 20 जुलाई 1822 को हुआ था। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे या इनहेरिटेंस के जो एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने इसको पी प्लांट में मीठी मटर में किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पैजियम सेटाइवम होता है। इनहेरिटेंस मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करेक्टर्स जाते हैं उनको हम उस प्रोसेस को हम या जिस प्रोसेस के द्वारा ये करेक्टर्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, इनको हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। मेंडल ने जो जेनेटिक्स के लॉ को जो बताए थे, इनको डेवलप किया था, उसको हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। Mendel's work was not recognized until the turn of the 20th century। 20वीं शताब्दी तक मेंडल ने जो कार्य किए थे उन पर कोई सिग्निफिकेंट या उनको कुछ उनके लिए सम्मान नहीं दिया गया। और मेंडल का जो मृत्यु है वो 6 जनवरी 1884 को हो गई थी। मेंडल के वर्क को 3 साइंटिस्ट ने फिर से इसको रिडिस्कवर किया था। इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो बेटसन कहलाते हैं। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो 1856 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अभी क्वेश्चन आता है कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पौधों को ही क्यों सिलेक्ट किया? देखिए, इसके कई सारे रीजन थे। पी हैज मैनी अल्टरनेटिव ट्रेड्स। जो मटर के पौधे होते हैं उनमें कई सारे जो है अल्टरनेटिव ट्रेड्स होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। मटर के पौधों में कुछ जो करेक्टर्स होते हैं, जो अल्टरनेटिव ट्रेड्स होते हैं, वो बिल्कुल विजिबल होते हैं, जैसे लंबा और बौना या जो राउंड है या रिंकल है। इस तरह के जो करेक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा विजिबल थे, तो उन्होंने मटर के पौधे को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मटर के पौधे जो है बहुत ज़्यादा जो है सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो जो है काफ़ी छोटी होती है और जल्दी ही पूरी हो जाती है। फ्लावर्स शो सेल्फ पॉलिनेशन। इनके जो फ्लावर्स हैं उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है, इसीलिए ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं। जब जो नए प्लांट्स हैं या नई जनरेशन के प्लांट्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कहलाते हैं। इट इज़ ईजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर्स। इनको कृत्रिम परागण के द्वारा भी आसानी से इनका पॉलिनेशन किया जा सकता है। इट कैन बी ग्रोन इन ए स्मॉल एरिया। इनको ग्रो करने के लिए बहुत बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती है, छोटे से एरिया में इनको ग्रो किया जा सकता है। देखिए, मेंडल ने जो 7 जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए थे, तो वो 7 जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे वो अलग अलग जीन पर मौजूद थे। देखिए, ये जो 7 जो करेक्टर थे वो उनमें देखिए पहला जो करेक्टर उन्होंने लिया था कंट्रास्टिंग करेक्टर, वो प्लांट हाइट का था। और जो इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो टी और रिसेसिव ट्रेट जो है वो ड्वार्फ हो गया, जो स्मॉल टी से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने 7 करेक्टर लिखे हुए हैं उनके फिनोटाइप मैंने यहाँ दिए हैं और इन फिनोटाइप के जो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिसेसिव ट्रेट है उसको अलग अलग लिखा गया है। आप देख रहे हैं, हम प्लांट हाइट की अगर बात कर रहे हैं तो प्लांट हाइट को जो डिनोट करने के लिए हम कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं और
इस डोमिनेंट ट्रेट के रिसेसिव ट्रेट को शो करने के लिए हम डोमिनेंट ट्रेट के ही जो कैपिटल लेटर है उसकी जगह यहाँ पर स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। यह एक नियम है। जैसे फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, अगर पर्पल है तो यहाँ वाइट, पर्पल को हमने पी कैपिटल पी से लिखा है तो वाइट को हम स्मॉल पी से लिखेंगे। इसी प्रकार से फ्लावर पोजीशन है, अगर फ्लावर पोजीशन एक्सियल है जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट है, इसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे और इसके रिसेसिव ट्रेट को हम स्मॉल ए से लिखेंगे। पॉट शेप, जो मटर के दाने के जो आकार होता है, अगर वो स्मूथ है तो इसको हम कैपिटल एस से लिखेंगे और रिंकल्ड है तो स्मॉल एस से लिखेंगे। पॉट कलर, मटर के दाने का जो रंग है, अगर वो ग्रीन है, वो जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट है, उसको कैपिटल जी से लिखेंगे और इसके जो रिसेसिव ट्रेट है जो कि येलो है उसको हम स्मॉल जी से लिखेंगे। सीड शेप, अगर सीड जो इसका राउंड है तो उसको कैपिटल आर से, और रिंकल्ड है जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है, इसको स्मॉल आर से लिखेंगे। सीड कलर, अगर येलो है जो कि डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई से, और अगर वो रिसेसिव ट्रेट है जो कि ग्रीन कलर है तो इसको स्मॉल वाई से लिखेंगे। तो ये मेंडल के द्वारा जो 7 करेक्टर्स लिए गए थे, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स इसको हम बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स वर्क 3 बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड। मेंडल ने जो कार्य किए थे उसके आधार पर आनुवंशिकता के 3 जो है नियम उन्होंने दिए थे। पहला जो नियम था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ दूसरा जो नियम है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा जो लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम। एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मेंडल ने जब ये अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, तो उस समय जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल ने जीन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया था वो फैक्टर था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था। तो मेंडल जीन को उस समय फैक्टर के नाम से फैक्टर उसको नाम देते थे। द फैक्टर्स अगर इन पेयर्स, फैक्टर जो है वो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसा कि आज मॉडर्न जेनेटिक्स में हम लोग जो है इसको एलील के नाम से जानते हैं। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगर जो करेक्टर्स हैं या जो फैक्टर्स हैं अगर वो डिसिमिलर हैं तो उसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी से लिखेंगे। ओनली वन हैज एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर। देखिए इस कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे तो जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इसीलिए इसको हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। जबकि जो स्मॉल टी है वो अपने आप को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इसको हम स्मॉल टी के नाम से जानेंगे। और ये जो फैक्टर है वो रिसेसिव फैक्टर कहलाएगा। तो ये क्या डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं एक तरह से हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर एक जो फैक्टर है वो कैपिटल टी है और दूसरा जो फैक्टर है वो स्मॉल टी है। कैपिटल टी जो है अपना प्रभाव को शो कर पाता है तो इसको हम डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे। स्मॉल टी है जो कि रिसेसिव फैक्टर है, वो अपने प्रभाव को शो नहीं कर पाएगा तो इसको हम रिसेसिव फैक्टर बोलेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो केवल एक फैक्टर को ही एक्सप्रेस करने देता है। या लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में से केवल कैपिटल टी ही अपना प्रभाव दिखा पाता है और स्मॉल टी अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता है। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। यह नियम जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, सभी जगह ये नियम अप्लाई नहीं होता है। जब आगे मॉडर्न जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मेंडल के जो लॉ हैं वो सभी जगह या सभी प्लांट पर जो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पहले नियम की हम बात करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड टुगेदर। प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, देखिए एक जगह हमने कैपिटल टी लिया हुआ है और एक जगह हमने स्मॉल टी लिया है। अगर इन दोनों पेरेंट्स के बीच जो कि अपने लिए प्योर हैं, ये देखिए होमोजाइगस
प्योर है, ये भी होमोजाइगस प्योर है, लेकिन देखिए ये जो है डोमिनेंट होमोजाइगस है और ये जो है रिसेसिव होमोजाइगस है। इस पेरेंट्स के जो दोनों फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, रिसेसिव हैं, और इस पेरेंट के जो दोनों फैक्टर हैं वो कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। तो हम देखते हैं ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। देखिए नेक्स्ट जनरेशन में आप देख रहे हैं ये हेटेरोजाइगस एक कंडीशन बन गई है, जहाँ पर एक जो कॉम्बिनेशन है वो एक कैपिटल टी है और एक दूसरा जो करेक्टर जो है ट्रेट है वो स्मॉल टी है। तो एक तरीके से ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पर बन गई है। तो इन चारों में ही आप देख रहे हैं कि जो ये सारे जो चारों जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें देखिए केवल कैपिटल टी ही अपना प्रभाव दिखा पा रहा है। अगर इसका हम फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप चारों का जो है टॉल है, लेकिन इसमें इन चारों में एक जीन जो है एक फैक्टर, सॉरी हम यहाँ कहीं जीन अभी नहीं बोलेंगे, एक स्मॉल टी एक फैक्टर मौजूद है जिसको हम रिसेसिव फैक्टर कह रहे थे। लेकिन ये रिसेसिव फैक्टर जो है डोमिनेंट फैक्टर के होने से अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा है। केवल कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट फैक्टर है वे ही अपना प्रभाव दिखा पा रहा है। तो ये चारों जो ऑफ स्प्रिंग होंगी वो सब टॉल कहलाएंगी। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डोंट गेट मिक्स अप। ये जो दो फैक्टर्स थे अभी पहले भी हमने देखा, यहाँ भी दो फैक्टर हैं, वो आपस में कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं। जैसे F1 जनरेशन में यहाँ पर स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया था, लेकिन जो मेंडल का दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, इसमें ये बताया गया है कि दोनों जीन जब दोनों फैक्टर एक साथ मौजूद होते हैं तो वो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। भले ही जो है रिसेसिव फैक्टर अपना प्रभाव को नहीं दिखा पाता है, लेकिन जैसे ही हम उनका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में जो है रिसेसिव जो फैक्टर है वो भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार कि जो रिसेसिव जो फैक्टर है वो उसने कोई अपनी आइडेंटिटी जो है लूज कर दी हो, लेकिन जैसे ही जब हम F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो ये स्मॉल टी वाला जो फैक्टर है वो अपना प्रभाव दिखाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, मतलब जो गैमीट्स हैं वो प्योर हैं, वो जरा भी मिक्सअप नहीं हुए हैं। स्मॉल टी जो है उसने अपनी आइडेंटिटी कैपिटल टी के प्रभाव में ख़त्म नहीं की है, लेकिन जैसे ही स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है तो वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। दिस लॉ इज आल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसे क्रॉस होते हैं जहाँ पर दो पेरेंट्स के बीच केवल एक करेक्टर के साथ क्रॉस कराया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये येलो और ग्रीन जो हमने यहाँ दो करेक्टर चूज किए हैं। येलो जो है वो डोमिनेंट कलर है जिसको हमने कैपिटल वाई से लिखा है, जबकि जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव करेक्टर है जिसको हमने स्मॉल वाई से लिखा है। ईच होमोजाइगस पेरेंट इन द पेरेंटल जनरेशन फॉर्म्स ओनली वन काइंड ऑफ गैमीट। अब दोनों से गैमीट बने तो देखेंगे इस डोमिनेंट वाले से भी केवल एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे जो कि कैपिटल वाई होंगे, जबकि स्मॉल इस वाले रिसेसिव जो पेरेंट है जो ग्रीन है उससे भी केवल एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे जो कि स्मॉल वाई प्रकार के होंगे। F1 जनरेशन में हम देखेंगे कि जैसे हमने पहले भी देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि F1 जनरेशन में जो पेरेंट्स जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप हुई उसमें दोनों ही प्रकार के जीन थे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, लेकिन कैपिटल वाई ने केवल अपना प्रभाव दिखाया और स्मॉल वाई जो है स्मॉल वाई वाला जो फैक्टर है वो कैपिटल वाई के मौजूद होने से या डोमिनेंट फैक्टर के मौजूद होने से अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाया। ठीक है, यहाँ लिखा है द हेटेरोजाइगस F1 ऑफ स्प्रिंग फॉर्म टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स। जब इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया F1 जनरेशन में जो संतानें हमको प्राप्त हो रही हैं जो कि येलो ही है, येलो कलर की है, उसको जब हमने सेल्फिंग की या स्वपरागण किया तो देखिए
हमको जो कंडीशन मिली, ये एक इसको हम चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक तरफ हम ऊपर की तरफ जनरली मेल गैमीट्स को रखते हैं और नीचे ये साइड में, लेटरल साइड में हम फीमेल गैमीट्स को रखते हैं। तो आप देखेंगे सेल्फिंग की जब हमने तो देखा हमने कि यहाँ पर जो है तीन जो है, अगर फिनोटाइप देखें तो तीन जो है प्लांट्स या वो ऑफ स्प्रिंग येलो कलर के थे। और देखिए ये जो है चौथा जो है, यहाँ पर जो है रिसेसिव फैक्टर्स जब होमोजाइगस कंडीशन में आ गया तो उसने अपना करेक्टर्स को दिखाना शुरू किया, जो कि ग्रीन कलर का था। इन दोनों में आप देखेंगे दूसरे और तीसरे नंबर वाले में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर कैपिटल वाई दोनों में मौजूद है, तो कैपिटल वाई अपना प्रभाव दिखाता है और स्मॉल वाई को अपने प्रभाव दिखाने से रोकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पर प्रूव हो रहा है। अगर इसके जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशो में आप देखेंगे कि जीनोटिपिक रेशो जो है कैपिटल वाई एक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो है वो दो हैं, और स्मॉल वाई जो है एक प्लांट है। तो इनका जो जीनोटिपिक रेशो होगा वो 1:2:1 होगा। और इनकी अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशो में आप देखेंगे कि 3 येलो प्लांट हैं और एक ग्रीन प्लांट है। तो जो इनका फिनोटिपिक रेशो होगा वो 3:1 होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। मेंडल का जो तीसरा नियम था वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन 2 और मोर देन 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, जब 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर के साथ पेरेंट्स में क्रॉस कराया जाता है तो इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर। तो इसमें जो जीन होती हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए स्वतंत्र होती हैं। इसको हम डाई हैबिट क्रॉस के द्वारा समझेंगे तो अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डज नॉट टेक प्लेस इन लिंक जीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पर हम लिंक जीन्स की बात करेंगे तो लिंक जीन जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती हैं। देखिए ये मैंने एक डाई हैबिट क्रॉस के द्वारा मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है उसको यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर हम दो करेक्टर एक साथ ले रहे हैं, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, और सीड कलर लेंगे। एक तो हमने सीड शेप ले लिया, एक करेक्टर जो है शेप का है और एक करेक्टर जो है कलर का है। तो राउंड जो है डोमिनेंट करेक्टर है और रिसेसिव, रिंकल्ड जो है रिसेसिव करेक्टर है। इसी प्रकार से सीड कलर में बात करेंगे तो येलो जो है डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो यहाँ देख रहे हैं राउंड और जो येलो है उसका जो क्रॉस है हमने रिंकल्ड ग्रीन के साथ कराया। देख रहे हैं हम 2 करेक्टर एक साथ लेकर क्रॉस करा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो F1 जनरेशन में हमको जो संतान मिली वो हमको राउंड येलो मिली। तो यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल y मौजूद हैं, लेकिन ये रिसेसिव फैक्टर हैं, तो ये अपने जो फिनोटिपिक इनका जो एक्सप्रेशन होगा वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो F1 जनरेशन में जो हमको ऑफस्प्रिंग मिल रही हैं वो हमको राउंड येलो ही मिलेंगी। अब इसका जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो देखिए हमको 4 प्रकार के गैमीट मिलते हैं। जब 2 करेक्टर रहते हैं तो हमेशा जो है बनने वाले जो गैमीट की संख्या होगी वो 4 होती है। तो एक तरफ हमने, वैसे मैंने पहले बताया था कि ऊपर की तरफ हम मेल गैमीट को रखते हैं और नीचे की लेटरल साइड में हम फीमेल गैमीट को रखते हैं। तो 4 गैमीट हमको मिले, एक कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये देखिए ये जो ऑफ स्प्रिंग है F1 जनरेशन की उसको हम सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के द्वारा
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसके अनुसार देखेंगे तो हमको 4 प्रकार के गैमीट मिलेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला और तीसरा, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा और दूसरा और चौथा, इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएंगे। अब इन गैमीट्स के द्वारा जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। देखिए ये आप जो है ये चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर की सहायता से इसको आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा इसका जब हम फिनोटाइपिक रेशो देखें तो हमको जो 9 जो है ऑफ स्प्रिंग राउंड येलो मिली और एक हमको जो है रिंकल्ड ग्रीन मिली, ये वाली रिंकल्ड ग्रीन मिली। लेकिन बीच के जो दो कॉम्बिनेशन है उसमें आप देख रहे हैं कि जो येलो के साथ है वहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन भी चली गई है और जो ग्रीन प्लांट था उसके साथ राउंड प्लांट भी चले गए हैं, राउंड का जो जीन है वो भी चला गया है। तो यहाँ पर जो बीच के जो कॉम्बिनेशन है वो नए कॉम्बिनेशन बने हैं। बाकी पहला जो 9 राउंड और येलो है और लास्ट का जो चौथा है वो रिंकल्ड ग्रीन जो है वो जो एक बना है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। लेकिन बीच के जो कॉम्बिनेशन है वो रिकॉम्बिनेंट हो गए हैं, उनके साथ जीन एक दूसरे के साथ चली गई हैं। तो जीन जो है एक जीन दूसरी जीन के साथ जाने के लिए स्वतंत्र होती है और जिससे नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनको रिकॉम्बिनेंट्स भी कहते हैं। और यही मेंडल का जो है अपविवन, स्वतंत्र अपविवन का नियम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन जो हैं वो किसी भी दूसरे जीन के साथ जाने के लिए स्वतंत्र होती हैं। इसी को हम मेंडल का तृतीय नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कहते हैं। इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया जाता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब दो करेक्टर्स को एक साथ लेकर दो पेरेंट्स या दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स जो थी मेंडेलियन जेनेटिक्स इसको कहते हैं। ये आपके अभी जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें भी इसको अभी इंक्लूड किया गया है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने जो साथी जो आपके हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए तो उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।